हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन द लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई प्लेटफॉर्म। मेरा नाम प्रतीक नायक है और मैं पिछले कई दिनों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो आपको यूपीएससी सीएसई में हेल्प करती है, जिसका नाम है तमिलनाडु बोर्ड की टेक्स्ट बुक। यस दोस्तों, तमिलनाडु बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अंदर हम लोग चर्चा कर रहे थे और पिछले सेशंस के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ये बुक की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इस बुक को हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, और इसके अंदर से हमने पूरा का पूरा एंशिएंट इंडिया कवर किया हुआ है। तो आप में से जो भी दोस्तों को पता नहीं है, आपको ये वीडियो के नीचे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट के अंदर से जरूर से एंशिएंट इंडिया को कवर कर दीजिएगा। हम तमिलनाडु बोर्ड के अंदर अभी नया टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू मिडिवल इंडिया। और पिछला सेशंस अगर आपने देखे होंगे और अटेंड किए होंगे, तो मैंने मध्यकालीन इंडिया की शुरुआत कर दी है। और विद इन दिस मिडिवल इंडिया आई हैड स्टार्टेड डिस्कसिंग आउट विथ रिस्पेक्ट टू टॉपिक्स ऑफ द अर्ली मिडिवल इंडिया, जिसे हम लोग हिस्ट्री के अंदर द पीरियड बिटवीन 750 टू 1000 के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। और इसी दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया था कि 750 से लेके खास करके 1000 और 1000 से लेके जो आगे का पीरियड है, दैट इज द पीरियड अप टिल 1200 सी, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। इस चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि भारत में मध्यकालीन इंडिया के अंतर्गत अरब इन्वेजन की शुरुआत हुई। ये अरब इन्वेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था कि कैसे सिंध के अंदर जो विदेशी आक्रमण है उसका प्रभाव बढ़ता है और सिंध ग्रेजुअली वी विल सी कि अरबों के अंडर में आ जाएगा। ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1000 के आसपास मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि गजनवीड इन्वेजन कैसे हुआ भारत के ऊपर, और मोहम्मद ऑफ गजनी जो अफगानिस्तान से आक्रमण करता है, करीबन 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया था, 17 टाइम्स। एंड वी विल फाइंड कि ग्रेजुअली हमें ये देखने को मिला कि उसकी इंपैक्ट भी इंडिया के ऊपर होगी। अब आप देखिए कि गजनी के आक्रमण के बाद करीबन 1200 तक आते आते, या प्रिसाइसली मैं कहूंगा कि 1192 या 1191 ऑनवर्ड से हमें देखने को मिलता है कि भारत के ऊपर एक और आक्रमण हुआ जिसका नाम है घुरिड आक्रमण सर, ठीक है, या मोहम्मद घुरी का आक्रमण होगा सर, ओके। और ये जो घुरी का आक्रमण हुआ उसके बाद भारत के अंदर एक नई पॉलिटिकल चेंजेस आई। ये चेंजेस को हम लोग कहते हैं द तुर्किश डायनेस्टीज एंड द तुर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया सर, ठीक है। ये जो तुर्किश इन्वेजन है, इसके ऊपर आज के क्लास के अंदर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर दिल्ली के सुल्तान की कैसे शुरुआत होगी, क्योंकि ये घुरी ही था जिसके बाद उसके सेनापति जो थे, जो अपने आप को दिल्ली सल्तनत के रूप में अपने आप को पहचानेंगे, और यहां से शासन की शुरुआत होगी जिसे हम लोग कहते हैं दिल्ली के सुल्तान या दिल्ली सल्तनत की शुरुआत सर, ओके। तो विल बी ट्राइंग टू सी, हम ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दिल्ली के सुल्तान सत्ता के ऊपर आए, इनकी कहानी किस तरह से रहती है, और अरब इन्वेजन से गजनी और गजनी से लेके बेसिकली जो गोरी का जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन भी कैसे चलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इसके ऊपर चर्चा कराएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हम लोग अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर से अब ट्रांजिशन के अंदर से निकल रहे हैं, और एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड है जहां ऐतिहासिक रूप में बहुत सारे चेंजेस आने की शुरुआत होगी सर, ओके। सो देयर विल बी फंडामेंटल चेंजेस इन द हिस्ट्री वेयर न्यू थिंग्स विल बी कमिंग अप इनटू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, ओके। तो आप हम शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन, जहां मैं आपको लाइव क्लासेस करवाता हूँ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इंक्लूडिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड एवरी पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री जीएस और हिस्ट्री ऑप्शनल, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली मैं आपको वहां पे कराता हूँ सर, ठीक है। तो अगर आप मेरे लाइव क्लासेस देना चाहते हैं जहां आपको हिस्ट्री के अंदर, जनरल स्टडीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या मैं कहूंगा कि अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी हिस्ट्री की तैयारी करनी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से, जहां आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस लेंगे। इनफैक्ट हमारा बहुत फंटास्टिक रिजल्ट रहा है, पिछले साल 300 से ज्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया है फ्रॉम दी अनअकैडमी एप्लीकेशन एंड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एज अ होल सर, ओके। तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ। इनफैक्ट हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, जहां इसको टेस्ट सीरीज को क्यूरेट किया गया है बाय टॉप एजुकेटर्स हमारे द्वारा। मेंस की टेस्ट सीरीज है, आपको बहुत लाभ होगा अगले साल के लिए। तो हम लोग 3 सितंबर से शुरू कर रहे हैं मेंस की टेस्ट सीरीज, 3 सितंबर से हम लोग प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। आपको इवैल्यूएशन दिया जाएगा, आपको कंप्लीट नोट्स का एक्सेस दिया जाएगा, तो बहुत फंटास्टिकली आपको हेल्प किया जाएगा। तो आप जरूर से हमारे साथ इसके अंदर भी जुड़ सकते हो। कुछ नहीं तो आप हमारी कॉम्बैट के अंदर अपीयर कीजिए। कॉम्बैट दोस्तों एक ऐसी एग्जाम है जो आपको फ्री में कंडक्ट कराई जाती है अनअकैडमी एप्लीकेशन के द्वारा।
60 मिनट्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और लाइव एग्जाम होती है। तो आपके साथ हजारों कैंडिडेट्स और भी एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप इसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड यू कैन गेट द मैक्सिमम। इनफैक्ट आपको मैकबुक या आईपैड, अमेज़न की गिफ्ट वाउचर और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है, आरंभ बैच, जहां आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक का मैं तो कहूँगा, और जहां आपको वन टू वन मेंटरशिप, मटेरियल सब कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है। हिंदी मीडियम के बैच में भी आप जॉइन कर सकते हो, जो मुखर्जी नगर से ऑफलाइन में हो रही है, बट यू कैन ऑल्सो जॉइन इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एज वेल सर, है ना। बाकी कोई क्वेरी हो आप ये नंबर के ऊपर कॉल करिए, और सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को जरूर से यूज करिएगा, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा सर, है ना, समझे। ये कोड की खासियत ये है PN लाइव, जो आपको अधिक से अधिक डिस्काउंट दे रहा है, तो आप इसका जरूर से लाभ उठाना। खैर चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री। और जहां हिस्ट्री के अंतर्गत मैंने आपको बताने की कोशिश की अभी कि कैसे भारतीय इतिहास के तहत वी विल सी कि भारत में विदेशी आक्रमण हुए सर, ठीक है। ये विदेशी आक्रमणों को जब हमने कंटिन्यू किया पिछले क्लासेस के अंदर, तो मैंने बताया था कि अरब सबसे पहले आए थे सर, ओके। अरब्स के बाद गजनी आया अफगानिस्तान से, और गजनी बेसिकली भारत में 17 टाइम्स अटैक किया। इसी के कंटिन्यूएशन में मैंने आपको बताया था कि भारत में सोमनाथ टेम्पल्स के ऊपर अटैक किया गया। इनफैक्ट यूपीएससी ने 2021 की प्रीलिम्स के अंदर सोमनाथ मंदिर के ऊपर भी सवाल पूछ दिया था, या 22 की प्रीलिम्स में पूछा था। एंड वी विल सी कि गजनी के जो कोर्ट ऑथर था अल बिरूनी ने इसके बारे में काफी सारी चीजें लिखी है इन इस बुक किताब उल हिंद सर, ओके। तो वी हैव आल्सो सपोज टू सी विथ रिस्पेक्ट टू मिडिवल इंडिया की कौन से ऑथर्स की कौन सी बुक है सर, ओके। अब गजनी के करीबन आप पकड़ने की कोशिश करिए तो 150 साल के बाद भारत में घुरिड इन्वेजन होगा। ये घुरी का आक्रमण ही दिल्ली के सुल्तान की शुरुआत करता है। आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक करके एक दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था सर, है ना, समझे। तो वी विल सी कि कुतुबुद्दीन ऐबक कोई और नहीं पर ये मोहम्मद घोरी का सेनापति था। ही वॉज एक्चुअली वन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी जिस तरह से शासन कर रहा था, उसी के सेनापति के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को मौका मिला, उसका गुलाम हुआ करता था। इसके लिए अगर आप देखोगे तो दिल्ली के सल्तनत के अंदर जो डायनेस्टी की शुरुआत हुई, उसमें सबसे पहली डायनेस्टी सत्ता के ऊपर आती है। इसे हम लोग इतिहास में कहते हैं गुलाम वंश, या इसको कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। अगर आपने किताब के अंदर भी देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा, तो यू माइट हैव रीड अबाउट अ टॉपिक कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी, और गुलाम वंश हम लोग इतिहास में कहते हैं। इसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं सर, ओके। गुलाम वंश इसके लिए क्योंकि घुरी जो है वो घुरी के सेनापति के रूप में, उसके गुलाम के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के ऊपर बेसिकली शासन करेगा और उसकी शुरुआत होगी। तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये एंट्री कहां से हुई और किस तरह से निकल के आए। तो हमें थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ेगा इसके लिए, और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा बहुत पीछे की कहानी बताने की कोशिश करूंगा कि होता क्या है सर, है ना। What happens with respect to the invasion of Muhammad Ghori over India, and what happens with respect to the invasion of, we can say, over a period of time Ghazni over India सर, है ना, समझे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ऐतिहासिक रूप में तथ्य पता है, if you are able to recall the previous sessions, या अगर आपको ऐतिहासिक रूप में पिछले क्लासेस के अंदर आपने हिस्ट्री मेरे साथ पढ़ी होगी, तो मैंने आपको भारत के अंदर बताने की कोशिश की थी कि भारत में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो था अरब आक्रमण हुआ था सर, ठीक है। और ये जो अरब थे जो सिंध के तरफ आए थे, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है ना, समझे। ये जब अरब सिंध के तरफ आए तो ये भारत के मेन स्ट्रीम एरियाज में नहीं आ पाए सर, ओके। क्योंकि इनको रोक दिया जाता है बाय डायनेस्टी कॉल्ड एज गुर्जर प्रतिहार सर, ओके। याद रखना, गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट करके राजा थे, वो इन्होंने अरबों के सामने लड़ाई की थी सर, ओके। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो सेंट्रल एशिया से आक्रमण हुए, उसमें फिर गजनी आया सर, ठीक है ना, समझे। तो गजनी का आक्रमण जो है भारत के ऊपर हुआ, दैट इज आउटकम ऑफ द सेंट्रल एशियन और अफगान इन्वेजन ऑफ इंडिया सर, ठीक है। गजनी मूलतः से अगर आप देखोगे तो एक ऐसे पीरियड के समय पे भारत के ऊपर आता है जब भारत के अंदर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ था। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन क्यों हुआ था? क्योंकि उस दौर के अंदर भारत की जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज थी उनके बीच में कंटिन्यूअसली लड़ाइयां चल रही थी, और लड़ाई चल रही थी मूलतः से एक जगह को कंट्रोल को लेके, जिसे हम लोग कहते हैं कन्नौज सर, है ना, समझे। इसको कहते हैं कन्नौज ट्रायंगल सर, ओके। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीनों के तीनों वंश 750 से लेके 1000 के बीच में कंटिन्यूअसली लड़ाई करते रहेंगे सर, ओके। एंड दे विल बी इन फाइटिंग इन बिटवीन दिस पीरियड फ्रॉम 750 टू 1000। और जब ये संघर्ष कर रहे थे तो उसका लाभ गजनी को मिला, क्योंकि भारत में कोई मेन पॉलिटिकल डायनेस्टी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो गजनी को रोक पाए। और इसी के कारण गजनी 17 दफा, एक नहीं दो नहीं,
17 दफा भारत के अलग अलग विस्तारों में अटैक किया। ये अटैक करते करते ये सोमनाथ के ऊपर भी आ गया सर, ठीक है। और सोमनाथ का जो टेम्पल है वो भी उसने तोड़ा, वहां की वी विल सी की मॉन्यूमेंट्स को भी लूटा, वहां का पैसा भी ये लूट के चला गया। बहुत सारी इंपैक्ट आपको इसके दृष्टिकोण से देखने को मिलेगी सर, ओके। अब आप समझिए कि भारतीय इतिहास के थ्रू जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि एक आक्रमण हुआ है करीबन 1000 के आसपास। ये जो आक्रमण हुआ तब उत्तर पश्चिम की बहुत सारी डायनेस्टीज को खत्म कर दिया गया। जैसे एक डायनेस्टी हुआ करती थी हिंदू शाही वंश, ओके। हिंदू शाही वंश आज के उत्तर पश्चिम विस्तार के अंदर नॉर्थ वेस्ट विस्तार में रूल कर रहा था। वो डायनेस्टी का एंड हो जाता है और इसके बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम था सर, ओके। गजनी के आक्रमण में 17 बार आक्रमण हुआ तो भारत के स्थानिक राजाओं को उतनी तो चिंता हो जानी चाहिए थी कि हम दूसरी बार ऐसा कोई विदेशी आक्रमण हो उसको रोके सर, है ना। ऑब्वियस है ना कि कोई आपके घर के अंदर एक नहीं दो नहीं पर 15 16 17 बार जब अटैक करता है तो यू ऑल्सो गेट दैट फीलिंग कि यार अभी नेक्स्ट टाइम मैं नहीं होने दूंगा सर, ओके। ये दृष्टिकोण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यूपीएससी ने इसके ऊपर निबंध पूछा था सर। आप देखिए कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इस इटसेल्फ इज अ आई वुड से वेरी बिग इंटरेस्टिंग स्टोरी, जहां हिस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी जहां कंटिन्यूअसली रिपीटेशन मिलेगा। रिपीटेशन होने का मतलब दोस्तों ये है कि वहां आपके पास ऐसे बहुत सारे मैं कहूंगा कि उदाहरण मिलते हैं जहां ऐतिहासिक रूप में जो जो घटना है उसका पुनरावर्तन हो रहा है। गजनी का पहला आक्रमण या गजनी का जो आक्रमण मैंने आपको बताने की कोशिश की जो 1000 में हुआ, अरब्स करीबन 712 के आसपास आए थे सर, ओके। और इसके बाद भी 250 साल का अंतर था, ऑलमोस्ट 250 इयर्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद तो भारतीय शासकों को समझ जाना चाहिए था। इंडियन रूलर शुड हैव अंडरस्टूड, इंडियन रूलर शुड हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड द फैक्ट कि भाई देखिए हमें इसके ऊपर अब पॉलिटिकल करेक्ट होने की आवश्यकता है, हमें हमारे डिफेंस को ठीक करने की आवश्यकता है। तो हुआ क्या था सर, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि गजनी का जो आखिर का आक्रमण हुआ था वो करीबन 1025 के आसपास आपको मिलेगा सर, ठीक है। द लास्ट गजनवीड इन्वेजन ऑफ इंडिया दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू 1025 या 1026 सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। एंड वी विल सी कि उसके करीबन नई नई करके अगर आप समझने की कोशिश करिए तो अगले 150 साल तक या 150 ईयर्स तक हमें मिल रहा है कि कोई विदेशी आक्रमण नहीं होगा सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि जब घोरी का आक्रमण हुआ भारत के ऊपर, व्हेन द घुरिड इन्वेजन ऑफ इंडिया टुक प्लेस सर, ठीक है ना, समझे। तो सवाल ये आ रहा है कि भाई हम क्या कर रहे थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। क्योंकि गजनी तो एक बार आके चला गया सर, ओके ना। मोहम्मद गजनी ने करीबन आप पकड़ने की कोशिश करिए 1000 से लेके 1025 के बीच में भारत में कंटिन्यूअसली अटैक किए सर, ओके। ये अटैक्स बेसिकली 17 टाइम्स हुए मैंने बताया, और उस पीरियड में इंडिया की उसने जो पॉलिटिकल वीकनेस थी वो एक्सप्लॉइट कर दी सर, ओके। उसके बाद घोरी के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मोहम्मद घोरी, तो हमें ये पता चल रहा है कि घोरी ने करीबन 1190 या 1178 में पहली बार आक्रमण किया। उसके बाद 1191 और 1192 तक आते आते ही वॉज एबल टू कंसोलिडेट, और 1194 में आते आते उसने भारत के ऑलमोस्ट उत्तर भारत के विस्तार के ऊपर अपनी जीत हासिल कर दी थी। तो सवाल यह है कि जब भारत के ऊपर इतने विदेशी आक्रमण हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, इनके बीच में 150 साल का अंतर था सर, ओके। क्योंकि लास्ट अटैक ऑफ गजनी वाज अराउंड 1025 और 1026, द फर्स्ट अटैक ऑफ घोरी वाज अराउंड 1178। आप इन दोनों का टाइम फ्रेम देख लीजिए सर, ओके। 1025 से लेके 1178 तक का, ओके। 1025 से लेके 1178 तक का पीरियड है। तो इस दौर में या इस दृष्टिकोण से हम लोग जब देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि इनके बीच में करीबन 150 साल का अंतर है, 150 इयर्स। ये 150 इयर्स में क्या हुआ था सर, ठीक है। तो ये 150 इयर्स के अंदर जब हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं और इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन को देखेंगे, तो इस दौर में भारत में राजपूत डायनेस्टीज का उदय हुआ था। राजपूत डायनेस्टीज का मतलब यह है कि जो शासक थे उसमें अलग अलग राजपूत वंश मिलेंगे सर, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो गुजरात के अंदर हमें एक डायनेस्टी देखने को मिलती है जिसका नाम है सोलंकी डायनेस्टी सर, ओके। ये सोलंकी डायनेस्टी एक्चुअल में आप देखोगे गजनी के समय पे भी थी। जब गजनी ने आक्रमण किया तब बेसिकली सोलंकी डायनेस्टी वाज रूलिंग ओवर गुजरात, है ना। इनको चौलुक्य भी कहते हैं सर, ओके।
वी विल फाइंड कंटेम्पररी टू दिस पीरियड वी विल ऑल्सो सी कि एमपी के अंदर आपको परमार डायनेस्टी देखने को मिलेगी सर। ओके, सो द परमार डायनेस्टी वाज रूलिंग ओवर एमपी, है ना। राजा भोज के बारे में आपने नाम सुना होगा। राजा भोज बेसिकली यहाँ से बिलोंग करते थे सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, तो वी विल सी कि परमार वंश से वो भी गजनी के कंटेम्पररी थे। मोहम्मद गजनी ने एक दफा जब आक्रमण किया था तो उसका प्लान ये था कि मैं एमपी की तरफ भी जाऊंगा, बट देन ही रियलाइज कि भाई वहां तो परमार वंश है, वो पूरी तरह से नहीं लड़ पाएगा सर। ठीक है, इसी दृष्टिकोण से वी विल सी कि राजस्थान के अंदर और अजमेर से सटे बाकी सारे विस्तारों के अंदर वी विल सी द चौहान डायनेस्टी विल कम टू पावर सर। ठीक है, ये वही चौहान है जो बेसिकली पृथ्वीराज चौहान के साथ जुड़े हुए हैं, और यही पृथ्वीराज चौहान का वंश था जिसने घोरी के सामने लड़ाई की थी। पृथ्वीराज चौहान ही थे हु फॉट अगेंस्ट मोहम्मद घोरी इन द बैटल ऑफ तरेन, है ना। तरेन की लड़ाई हमको देखने को मिलती है, अभी पढ़ेंगे आगे थोड़ी देर के बाद सर। ठीक है, वी विल ऑल्सो फाइंड कि इस दौर के अंदर जो सेंट्रल इंडिया है खास करके उसमें बुंदेलखंड वाला जो विस्तार है वहां आपको चंडेल डायनेस्टी देखने को मिलेगी। कौन सी डायनेस्टी? चंडेल डायनेस्टी। दिल्ली के आजू बाजू में आपको तोमर वंश देखने को मिलता है सर, है ना, समझे। एंड आज के कन्नौज के अंदर हमें गढ़वाल वंश या घड़ावालास देखने को मिलेंगे सर। ठीक है ना, समझे। तो आप समझने की कोशिश करिए विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन हिस्ट्री द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन or the Rajput dynasties that were ruling over North India. This Rajput dynasties, they were ruling in between a period between I would say 1000 to 1200 सर। ठीक है, इसको भारतीय इतिहास में कहते हैं कि द पीरियड बिटवीन 1000 टू 1200। और ये राजपूत डायनेस्टीज निकल के तो आई थी पर इनके अंदर पॉलिटिकल यूनिटी का एक अभाव आपको देखने को मिलेगा सर। ठीक है, तो कहानी ये है कि जब गजनी ने आक्रमण किया और वहां से लेके घोरी तक का आक्रमण हुआ, इन दोनों आक्रमण के बीच में, इन्वेजन के बीच में नहीं नहीं करके 150 साल का अंतर है। ये 150 साल के अंतर में ये राजपूत डायनेस्टीज का इमर्जेंस भी हुआ, इनका ग्रोथ भी हुआ। इन्होंने अपने हिसाब से आर्किटेक्चर से लेके मॉन्यूमेंट बिल्डिंग से लेके रेवेन्यू बहुत सारी लिटरेचर में कंट्रीब्यूट भी किया सर। ठीक है, जैसे चौहान डायनेस्टी हमको देखने को मिलता है कि अजमेर का निर्माण कराएगी सर। ठीक है, अजमेर यूज्ड टू बी द मेन सीट। ओके, तोमर दिल्ली से रूल किया करते थे सर, है ना। तो दिल्ली में आपका जो पुराना किला या महरौली है जहां पे ये कुतुबुद्दीन ऐबक आके अपने मॉन्यूमेंट्स बनाएगा, दैट वाज द मेन सीट ऑफ द तोमर्स। ओके, गढ़वाल कन्नौज के ऊपर रूल कर रहे थे। कन्नौज के बारे में मैंने आपको शायद पिछले क्लासेस के अंदर भी बताया था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कन्नौज इन इंडियन हिस्ट्री सर। ओके, इसी तौर के ऊपर परमार डायनेस्टी भोपाल और आज की सेंट्रल इंडिया और चंदेल डायनेस्टी खजुराहो में रूल करती है। खजुराहो अगर आपको पता होगा तो वहां के मॉन्यूमेंट्स बड़े पॉपुलर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी मिलेगी सर। ओके, अब आप समझने की कोशिश करिए कि राजपूत डायनेस्टीज के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी का अभाव देखने को मिल रहा है सर। ठीक है, इन सब के अंदर कल्चरल डेवलपमेंट बहुत देखने को मिला सर। ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, एक डायनेस्टी के रूप में हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि ये बड़ी मार्शियल ट्राइब के रूप में थी सर, है ना। मार्शियल क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि इनके अंदर वॉरियर स्पिरिट का कोई कमी नहीं था सर। ठीक है ना, वॉरियर स्पिरिट का मतलब ये है कि भाई अगर लड़ने की क्षमता अगर आप पूछोगे तो देवर नोन फॉर देयर फाइटिंग स्किल्स, देवर नोन फॉर द वॉरियर स्पिरिट, बट देवर आल्सो नोन फॉर द वॉरियर एथिक्स, आई वुड से। वॉरियर एथिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि ये वो डायनेस्टीज है जो नीति के दृष्टिकोण से हम लोग जब देखेंगे, एथिकल दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे, तो वो बहुत सारे नियमों का फॉलो करती है। इनके बीच में जब लड़ाइयां भी होती थी तो इनको वॉर को एक स्पोर्ट्स के रूप में देखा जाता था। वॉर को स्पोर्ट्स के रूप में देखने का मतलब यह है कि दे फेल्ट दैट वी आर फाइटिंग अ वॉर नो डाउट विद अ नेबरिंग किंग, बट वी शुड आल्सो फाइट इन अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ओके, जहां हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, हम कुछ रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। दुश्मन जा रहा है, हमारा जो एडवर्सरी जा रहा है तो पीछे, मतलब अगर वो भाग रहा है, वो रिट्रीट कर रहा है, तो पीछे से कभी आक्रमण नहीं करेंगे। संध्या काल के बाद कभी आक्रमण नहीं करेंगे। सामान्य रूप से अगर आप समझने की कोशिश करिए, जो लड़ाइयां होती थी वो पिच्ड बैटल्स के रूप में आपको मिलेगी। पिच बैटल्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लड़ाई जहां समय, स्थल सब कुछ निर्धारित होता है, पहले से आगाज करके, पहले से इन्फॉर्म करके वी विल फाइंड कि ये डायनेस्टीज फाइट किया करती थी सर। ओके, तो इनके बीच में पॉलिटिकल यूनिटी का अभाव था। अब इस दौरान गजनी का जब आक्रमण हुआ तब ये सब डायनेस्टीज निकल के आ रही थी। जैसे जब गजनी का पहला आक्रमण हुआ तब गुर्जर प्रतिहार भी थे, पर गुर्जर प्रतिहारों का डिक्लाइन हो रहा था। और गजनी के डिक्लाइन तक आते आते वी विल सी कि ये चंडेल वंश का डेवलपमेंट हो चुका था। सोलंकीज आ चुके थे, परमार आ चुके थे।
चौहान डायनेस्टी नहीं बन रही थी या बनने की शुरुआत हो रही थी सर, ठीक है। इनफैक्ट इस दौर के अंदर साउथ इंडिया के अंदर हम लोग जब बात करेंगे तो इंपीरियल चोलास का इमर्जेंस हुआ था सर, है ना। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर इंपीरियल चोलास कौन थे इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आई गेस वी हैव डिस्कस्ड अराउंड 3-4 वीडियोस ऑन इंपीरियल चोलास, और उसके ऊपर मैंने टेम्पल एज अ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी चर्चा की है। प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर, है ना। मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप वो सेशंस देखिए, आपको इसके अंदर की अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं। अब आप समझिए, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट एंड लेट अस ट्राई टू सी द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू गजनी एंड गोरी सर, ओके। तो इंडिया एट द ईव ऑफ गुरीड इन्वेजन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, ओके। ये मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया एट द ईव ऑफ गुरीड इन्वेजन, और इंडिया एट द ईव ऑफ वी कैन से द पीरियड बिटवीन 1000 टू 1200 सर, ओके। अब इस पीरियड में जब गोरी का आक्रमण होगा तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर राजकीय एकता का अभाव है, और जहां जहां राजकीय एकता का अभाव होता है, पॉलिटिकल यूनिटी का आपको लैक देखने को मिलेगा। ऑब्वियस है कि विदेशी शासक आपके घर के अंदर घुसनखोरी या काइंड ऑफ इन्वेड करने की क्षमता बढ़ा देता है सर, ठीक है। वही चीज आपको यहां से देखने को मिलेगी। अब सवाल यह है कि घोरी था कौन सर, है ना। हम इतनी बात कर रहे हैं मोहम्मद घोरी के बारे में, तो घोरी था कौन सर, है ना। ये कहां से आया था, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से निकल के आया सर, ठीक है। घोरी को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा गजनी को सर, है ना, समझे। क्योंकि आप देखिए कि गजनावीड या गजनी कौन हुआ करते थे। तो मैंने बताया था कि मूलतः से इस्लाम का जो उदय हुआ है, द ओरिजिन ऑफ इस्लाम जो हुआ, वो तो सबसे पहले सऊदी में हुआ सर, है ना, आज के अरेबियन पेनिनसुला में। उसके बाद इस्लाम को कॉन्क्वेस्ट के रूप में देखा गया, और एक सिस्टम निकल के आई थी जिसे हम लोग कहते हैं खलीफेट सिस्टम या कैलिफा सिस्टम। आई गेस वी हैड डिस्कस द कैलिफेट सिस्टम एंड द खलीफा सिस्टम इन द प्रीवियस क्लासेस एज वेल। तो ये जो खलीफा लोग था, ये इस्लाम को पॉलिटिकली और मिलिट्री और रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट के रूप में देखने लगा सर, ओके। एंड दे टुक द मैसेज अलोंग विद द वॉरिंग पार्ट एज वेल, ओके। इस दृष्टिकोण से वी विल सी कि ये सिंध में अरबों का कॉन्क्वेस्ट हुआ, पर अरब एक हद से ज्यादा नहीं जीत पाए। इसके लिए काफी ऑथर्स लिखते हैं कि इट वाज अ नॉट फ्रूटफुल कॉन्क्वेस्ट, है ना, क्योंकि जितना चाहिए उतना तो कोई कॉन्क्वेस्ट हो नहीं पाया, जितनी आउटकम मिलनी चाहिए उतनी हुई नहीं थी सर। खैर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अरब्स के प्रभाव के कारण सेंट्रल एशिया की बहुत सारी कम्युनिटीज इस्लाम की तरफ आई। तो करीबन 1000 तक आते आते वी विल सी कि अरब्स ने एक साम्राज्य था ईरान के अंदर जिसका नाम था समानिड एम्पायर। कौन सा था? समानिड एम्पायर। अरब्स ने बेसिकली समानिड एम्पायर को अपने अंडर में लिया था, और समानिड्स वर एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। ये समानिड एम्पायर पर्शिया में रूल करता था। पर्शिया मतलब आज का मॉडर्न डे ईरान। और ये ईरान के ऊपर आया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो वॉरिंग ट्राइब्स थी, जो कम्युनिटीज थी, उनमें से बहुत लोग इस्लाम की तरफ आए। इसमें एक अल्पतगिन करके एक राजा था, उसका गुलाम के रूप में आपको सबुक्तगिन देखने को मिलेगा, और सबुक्तगिन के बाद उसका छोकरा आपको मोहम्मद गजनी मिलता है। ये गजनी इसके लिए क्योंकि इसका नाम ओरिजिनल मोहम्मद हुआ करता था, पर मोहम्मद रूल कर रहा था एक जगह से अफगानिस्तान में जिसका नाम था गजना या गजनी। क्या नाम था जगह का? नाम गजना या गजनी। तो मोहम्मद was the name of the person. Muhammad was the name of the person, but he was ruling from a place called as Ghazni. His dynasty, his family was ruling from a place called as Ghazni, and that is one of the reason he was called as Muhammad of Ghazni. और महमूद ऑफ गजनी के बाद वो बीच में से ऑफ निकल गया और फिर पड़ गया महमूद गजनी। बात समझ में आई कि नहीं आई सर? ओके, समझ में आई तो ठोको लाइक एक बार कर दीजिएगा, तो एटलीस्ट मुझे भी समझ में आएगा सर, ठीक है। तो ये जो मोहम्मद गजनी है या मोहम्मद ऑफ गजनी जो है, ये मोहम्मद गजनी नाम का जो शासक बैठा हुआ है, ये बैठा था अफगानिस्तान में। इसने 1000 से लेके 1025 तक भारत में 17 बार आक्रमण किया। अब जब ये आक्रमण कर रहा था इंडिया के अंदर, इसके कंटेम्पररी पीरियड में इसने अफगानिस्तान में भी अपना साम्राज्य बनाया था। इसने अफगानिस्तान में भी अपना साम्राज्य बनाया था। ये साम्राज्य में अफगानिस्तान के अंदर जो छोटी डायनेस्टीज हुआ करती थी, ये छोटी डायनेस्टीज को उसने कनकर कर दिया। कॉन्कर कर दिया मतलब अपना पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट किया, अपना दबदबा एस्टेब्लिश किया। ये जो स्थानिक वंश थे या जो छोटी डायनेस्टीज अफगानिस्तान के अंदर से निकल के आई थी, ये सब की सब ग्रेजुअल सेंस के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए, बेसिकली गजनवीड एम्पायर का पार्ट बन गई। ये गजनवीड एम्पायर जब अफगानिस्तान में और फैला, when the expansion of the Ghaznavid Empire took place in Afghanistan, this will lead to a condition where a new province was conquered by the Ghaznavids called as the Ghur province. क्या नाम है?
गुर प्रोविंस। ओके, सुनिए मेरी बात। एक डायनेस्टी का नाम क्या है? गजनी डायनेस्टी। क्यों? क्योंकि वो गजनी से रूल कर रही है। ये गजनी का एक्सपांशन हुआ। एक्सपांशन होते होते इनमें से इनका एक राजा जो था महमद, वो भारत की तरफ आया। महमद के बाद के उनकी ही डायनेस्टी के जो दूसरे राजा लोग थे, वो सब अफगानिस्तान के और भी विस्तार में अपना दबदबा बना रहे हैं। जब वो और भी विस्तार में अपना दबदबा बना रहे थे, तो उसमें अफगानिस्तान में एक एरिया है जिसका नाम है गुर। नाम ही है गुर। गुर के अंदर रहने वाले लोगों को गुरीड कहा गया है। क्या कहा गया है? गुरीड सर। ओके, या गुरी लोग सर, है ना, कि गुर प्रांत में रहने वाले, गुर प्रांत में रहने वाले लोगों को गुरी कहा गया या गुरीड कहा गया है। इसमें वी विल सी कि एक और व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद घोरी। क्या नाम था? मोहम्मद घोरी। ये मोहम्मद घोरी गजनियों का सामंत हुआ करता था। ही वॉज एक्चुअली द सबॉर्डिनेट और वसाल ऑफ द बिगर गजनी किंग्स। बट जैसे समय की नजाकत देखने को मिलती है और इतिहास के अंदर बहुत सारी करवटें आपको बदलती हुई देखने को मिलेगी, और इतिहास में हुआ ऐसा कि एक दफा जब मौका मिला तो मोहम्मद घोरी ने अपने जो बड़े राजा थे, जो गजनी वंश था, उनकी सत्ता पलटा दी। उनकी सत्ता पलटा के उसने अपने आप को अफगानिस्तान में गजनी नाम के प्रांत से शासन करवाना शुरू किया। गजनी का सामंत था मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी की हालत एक ऐसी हुई जहां वो पॉलिटिकली मजबूत हुआ। उसके मजबूत होने के कारण उसने गजनी प्रांत के अंदर अपने जो बड़े राजा थे उनको पलटा दिया, और पलटाने के बाद उसने प्लान किया कि अब मैं भारत की तरफ आक्रमण करूंगा। मेरे बड़े राजा लोग भी भारत की तरफ आक्रमण कर रहे थे, तो मैं क्यों ना करूं सर, ठीक है। और इस दृष्टिकोण से एक डायनेस्टी निकल के आई जिसका नाम है घोरी डायनेस्टी। पिक्चर समझ में आया कि नहीं है आपको सर? ओके, घोरी डायनेस्टी कैसे सत्ता के ऊपर आई, आपको उसकी कहानी समझे कि नहीं समझे, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, तो वी विल सी दैट ये जो पूरी की पूरी घोरी डायनेस्टी है, ये हम लोग मोहम्मद घोरी के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो हमें इसकी इतिहास और हमें इसका जो दृष्टिकोण है वो पता होना चाहिए सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, एंड वी विल सी कि गजनी के आक्रमण के बाद, गजनी के आक्रमण के बाद याद रखना सर, ठीक है ना, गजनी के आक्रमण के बाद वी विल सी कि इन्हीं के अंदर से घोरी वंश निकल के आया। घोरी क्यों निकल के आया? क्योंकि घोरी गजनी के सामंत हुआ करते थे, उन्हीं के ही सबॉर्डिनेट किंग्स हुआ करते थे, और बिकॉज ये उन्हीं के ही सबॉर्डिनेट किंग्स हुआ करते थे, तो इट वॉज बट ऑब्वियस कि उसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, अब तो गोरी के कहानी के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलता है कि ये जो मुइजुद्दीन मोहम्मद, जो गोरी वंश का राजा था, जिसको हम लोग मोहम्मद गोरी के रूप में पहचानते हैं, वो सत्ता के ऊपर आया सर, है ना। उसने गजनी के वंश को टॉपल कर दिया। उसने गजनी के वंश को टॉपल कर दिया, तो इट बिकेम वेरी क्लियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, सो द हिस्ट्री ऑफ द गजनवी डायनेस्टी after the death of Muhammad is a story of endless clashes over succession between brothers, cousins and uncles, है ना, समझे कि नहीं समझे, कि ये जो गजनी का वंश था, ये गजनी के वंश में गजनी के मृत्यु के बाद, मोहम्मद गजनी जिसने भारत पे आक्रमण किया था, इसके मृत्यु के बाद फिर लड़ाइयां चलती रही सर, ठीक है। There were however exceptions like Sultan Ibrahim who ruled for 42 years and his son Masood who ruled for 17 years, but the ever-hanging threat from the Ghurids from the north and the Seljuk Turks from the west proved to be disastrous for the Ghaznavid kingdom sir, okay। तो गजनविड किंगडम जो हुआ करता था, उसको बहुत बड़ा फटका पड़ने की शुरुआत हुई। फटका किस बात का था? कि एक साइड के ऊपर घुरीद थे, एक साइड के ऊपर तुर्किश डायनेस्टी थी। The later rulers of the Ghaznavid dynasty could not exercise their authority or could exercise authority only from Lahore region, and even that lasted for 3 decades. In 1186, Ghuri prince Muizzuddin Muhammad invaded Punjab and seized Lahore, and the last ruler was imprisoned and murdered in 1192. With his death, the Ghaznavi's house of Mahmud came to an end. मैंने आपको बताया कि गजनियों का अंत हुआ, और गजनी के अंत होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि एक राजा जिसका नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी। क्या नाम था? मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी। क्यों? क्योंकि ये घोरी वंश से बिलोंग करता है। घोरी इज एक्चुअली अ प्रांत इन अफगानिस्तान। आज की तारीख में अगर आप अफगानिस्तान का नक्शा उठा के देखोगे, तो आपको घुर करके एक प्रोविंस मिलेगा सर, ओके, और एक आपको गजनी करके एक प्रोविंस मिलेगा। गजनी काबुल से करीबन 100 किलोमीटर दूर है, 100 या 90 80 किलोमीटर के बीच में होगा, और गुर जो है वो थोड़ा दूर है सर, है ना।
द एरिया ऑफ द घुर इज लिटिल बिट फार अवे, बट देन हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ से डेवलपमेंट हुआ सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इसी डेवलपमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से घुरिड सत्ता के ऊपर आए। ये घुरिड के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी अल्टीमेटली प्लान करेगा कि मैं भारत के ऊपर आक्रमण करूंगा और अपना दबदबा एस्टेब्लिश करूंगा सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ये मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी गजनी के आक्रमण से कैसे अलग था सर, ओके, कैसे अलग हुआ करता था सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो आप समझने की कोशिश करिए कि जब हम लोग घोरी और गजनी के बीच में देखेंगे तो गजनी का इंटेंशन बड़ा क्लियर था सर, ठीक है। और हम लोग जब घोरी को समझने की कोशिश करते हैं तो घोरी का इंटेंशन थोड़ा अलग था सर, ओके। गजनी का एक ऑब्जेक्टिव था, वो था प्लंडर करना सर, ठीक है ना, समझे। प्लंडर करने का मतलब होता है कि आओ, लूटपाट करो, पैसा कमाओ और निकल जाओ सर, ठीक है। और ये प्लंडरिंग के ऑब्जेक्टिव से उसने 17 टाइम्स भारत के ऊपर आक्रमण किए सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। क्योंकि इसको पता था कि मैं प्लंडर करूंगा, खास करके इंडिया के इंपॉर्टेंट प्लेसेस को, वो ऐसे प्लेसेस जहां पे टेम्पल्स आए हुए हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आए हैं, क्योंकि ये सब जगहों के ऊपर पैसा बहुत था सर। आप देखिए उसने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया। कन्नौज के ऊपर क्यों किया? क्योंकि कन्नौज वाज इकोनॉमिकली वेरी पावरफुल सर, ओके। कन्नौज एक ऐसी जगह हुआ करती थी जो आर्थिक रूप से बड़ी पावरफुल थी। तो इसको पता था कि कन्नौज के ऊपर आक्रमण करने से उसको लाभ होगा सर, ठीक है। ही विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ अटैक ओवर कन्नौज। उसने बेसिकली मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मथुरा यूज्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिस्ट्री। इनफैक्ट एंशिएंट इंडिया से ही मथुरा के बारे में हमारे पास एविडेंसेस है कि वहां पे कल्चरल, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल सेंटर्स के रूप में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। इसी के कंटिन्यूएशन में ये जो गजनी था, इसने सोमनाथ के ऊपर भी आक्रमण किया सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि प्लंडर करके जो भी वेल्थ लूटी जा रही है और जो भी उसकी ग्लोरी आ रही है, उसको सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में पॉपुलर करवाया जाए सर, ठीक है। इसका प्लान ये था कि मैं अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के इंडिया के ऊपर टारगेट करूंगा तो इससे मेरी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर मेरी ग्लोरी बड़ी पॉपुलर होगी सर, ठीक है। तो हिज ऑब्जेक्टिव वाज डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू एनेक्सेशन ऑफ इंडिया। एनेक्सेशन का मतलब समझ में आ रहा है सर, ठीक है। उसकी ऑब्जेक्टिव जो थी वो था, आओ, अटैक करो, लूटपाट करके चले जाओ सर, ठीक है। इनफैक्ट ये जो गजनी का आक्रमण भारत में हो रहा है, ये गजनी के आक्रमण से हमें एक चीज ये भी समझ में आ रही है कि इस आक्रमण के पॉइंट ऑफ व्यू से या विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वेजन ऑफ द गजनी, वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में आता था। उसको पता है कि रेनी सीजन में मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि नदियां उफान के ऊपर होगी, स्ट्रेटेजिकली बहुत सारी तकलीफें आ सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मिलिट्री का मूवमेंट रुक सकता है, सामने वाला दुश्मन घात लगा के उनके ऊपर एम्बुश कर सकता है। सो देयर वर मेनी रीजंस रिलेटेड टू इट, सो दे डिड नॉट डिजायर्ड की टू हैव द एनेक्सेशन सर, ठीक है। तो इसका प्लान ही ये था कि भारत के इंटीरियर एरियाज में आओ सर, ठीक है ना, समझे। इंटीरियर तक आओ, आप देखिए गुजरात तक ये आया हुआ है सर, ओके। इसका प्लान तो सेंट्रल इंडिया में भी जाने का था सर, गजनी का। बट देन हुआ ये कि ये आपके राजा भोज जो थे, जो परमार डायनेस्टी के राजा थे, इन्होंने सेना को खड़ी कर दी थी सर, ओके। और इसके दृष्टिकोण से गजनी खाली भारत के नॉर्थ वेस्ट इंडिया का एनेक्सेशन कर पाया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब आज का जो पेशावर वाला रीजन है, स्वात वैली वाला रीजन है, वहां पे उसका दबदबा बना। और वहां पे जो हिंदू शाही वंश था, ये हिंदू शाही वंश को खत्म कर दिया सर, ठीक है। अब इसके सामने गोरी के आक्रमण को देखोगे तो गोरी का बड़ा क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था कि एनेक्सेशन करना है। और एनेक्सेशन ऐसा करना है कि भारत का उत्तर पश्चिम का विस्तार मूलतः से अफगानिस्तान के साम्राज्य का पार्ट बन जाए सर, ठीक है ना, समझे। सो हिज ऑब्जेक्टिव वाज सिमिलर टू एनेक्सेशन ऑफ इंडिया एंड ही वांटेड टू मेक श्योर कि इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द घुरिड एम्पायर सर, है ना, समझे। तो घुरी का जो साम्राज्य है जो अफगानिस्तान में था, वहां से भारत तक का साम्राज्य उसका बनना चाहिए सर, ठीक है। और ये एनेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पता था कि भारत में जितनी भी पॉलिटिकल डायनेस्टीज है उसके साथ उसको कॉन्फ्लिक्ट करनी पड़ेगी और उनको खत्म करना पड़ेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो हिज ऑब्जेक्टिव वाज नॉट ओनली टू लूट और प्लंडर सर, ओके। प्लंडरिंग एंड रिलीजियस ऑब्जेक्टिव वाज आल्सो देयर सर, ओके। क्योंकि ये सबके सब लोग अपने आप को धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा सिग्निफिकेंट करने की कोशिश करेंगे।
वो कहेंगे कि भाई हम बुत शिकान हैं, बुत शिकान मतलब वी आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स, ओके। हमने भारत में आके बहुत सारे टेम्पल्स को खंडित किया, हमने भारत के आके बहुत सारे मूर्तियों को तोड़ा और इससे हमको ग्लोरी मिलती है, क्योंकि इनकी ऑर्थोडॉक्स जो माइंडसेट थी बड़ी रिजिड थी सर, ओके। और इनकी जो थॉट प्रोसेस थी, इनको ये लग रहा था कि मेरे को इससे और लेजिटिमेसी मिलेगी पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है ना, समझे। तो इसको ये पता था कि मैं कंटिन्यूसली भारत पे आक्रमण करूं गजनी की तरह, इससे अच्छा भारत को एनेक्स करूं, और एनेक्स करने के बाद एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास रहेगा सर, ठीक है। इसको ये भी पता था कि वो खुद भारत में नहीं रह पाएगा, इसके लिए इसने ये प्लान किया था कि उसके जो गवर्नर्स है, जो अधिकारी है, उनको वो अपॉइंट करेगा इन इंडिया सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। सो हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू अपॉइंट गवर्नर्स, हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक श्योर कि ये गवर्नर्स को अपॉइंट करे घोरी, और आके अल्टीमेटली वो भारत की तरफ आक्रमण करे सर, ठीक है ना, समझे। अब घोरी के मन में तो आ गया था, गजनी से घोरी का ट्रांजिशन हुआ सर, ठीक है ना, समझे। तो 1025 में आखिर का आक्रमण हुआ था घोरी का, और करीबन 1178 तक आते आते घोरी ने प्लान किया कि मैं भारत में आक्रमण करूंगा। अब वो कहां पे आक्रमण करेगा सबसे पहला सर, ठीक है। तो आप देखिए कि मोहम्मद घोरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद घोरी ने 1191 में एक लड़ाई की थी, जो पंजाब की लड़ाई थी, दैट इज कॉल्ड एज द बैटल ऑफ तरेन, है ना, भटिंडा को लेके लड़ाई हुई थी बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी उस टाइम पे हार गया 1191 में। अगेन 1192 में मोहम्मद गोरी फिर से सेकंड टाइम भारत के ऊपर आक्रमण करेगा, एंड इन दिस सेकंड बैटल ऑफ तरेन वी विल कम टू नो कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं, और फिर घोरी का साम्राज्य की शुरुआत हुई। इनफैक्ट मोहम्मद घोरी पंजाब की तरफ नहीं गया था सबसे पहली दफा। मोहम्मद घोरी का पहला आक्रमण था, वो था गजनी के आक्रमण को रिवाइव करना। सुनिए मेरी बात, मोहम्मद गोरी हैड अ वेरी क्लियर कट ऑब्जेक्टिव एंड इंटेंशन वाज टू मेक श्योर एंड ग्लोरीफाई हिमसेल्फ नेक्स्ट टू मोहम्मद गजनी। क्योंकि मोहम्मद गजनी की जो लूट सोमनाथ में हुई थी, उसकी चर्चा सेंट्रल एशिया से लेके वेस्ट एशिया में बहुत हुई कि भाई एक राजा था अफगानिस्तान का, वो आया था सोमनाथ में, उसने इतने पैसे लूटे, उतने पैसे लूटे, 2-2 3-3 साल तक तो वहां से रेवेन्यू नहीं उगराया उसने। उसने अपनी प्रजा के ऊपर टैक्सेस की माफी करवा दी थी, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं सर, ओके। तो यू कैन इमेजिन कि काइंड ऑफ कैसी इंपैक्ट रही होगी इनकी इन्वेजन्स की इंडिया के ऊपर, है ना। व्हाट कुड हैव बीन द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ दिस इन्वेजन्स ऑन इंडिया। गजनी के, और गजनी तो यहाँ सोमनाथ मंदिर का ऐसा कहते हैं कि वो शिवलिंग भी तोड़ दिया, और यहाँ से जो लाखों गोल्ड कॉइन्स लेके गए और वहाँ के सिटी के लोगों को जो कत्लेआम किया, वो तो सेकेंडरी पार्ट है सर, ओके। अब आप समझिए कि ये जब चीजें हुई सर, ओके, तो गजनी की चर्चा 150 साल तक बहुत चलती रही। तो घोरी को ऐसा था कि मैं गजनी को रिवाइव करूं, मैं गजनी के नक्शे कदम के ऊपर चलूं, कि मेरे पहले का राजा अफगानिस्तान से आके गुजरात में सोमनाथ के टेम्पल्स के ऊपर आक्रमण करके जिस प्रकार से उसने वाहवाही बटोर ली थी सेंट्रल एशिया के अंदर और पूरे अरब, और मैं कहूंगा कि सेंट्रल एशियन मुल्कों के अंदर, और खलीफा उससे बहुत प्रभावित हुए थे, जो काइंड ऑफ वी विल सी की पॉलिटिकल चैंपियन हुआ करते थे इन द इस्लामिक वर्ल्ड, वही चीज करने की कोशिश करेगा आपका घोरी। और घोरी 1178 में भारत की तरफ आने की शुरुआत करता है। और घोरी के आक्रमण की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिलती है कि घोरी पंजाब की तरफ पहले नहीं आया। घोरी ने प्लान ये किया कि अफगानिस्तान से आते हुए सिंध का रास्ता पकड़ते हुए ही विल बी कमिंग टुवर्ड्स गुजरात, एंड ही वाज इंटेंडिंग टू गो टू सोमनाथ। उसका इंटेंशन बड़ा क्लियर कट था कि वो गुजरात की तरफ आएगा, क्योंकि गुजरात में पैसे थे, रिसोर्सेस थे। गुजरात के अंदर अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिकली बड़ा पावर था, और फिर वो गजनी को रिवाइव करना था, है ना, कि एक राजा ने किया उसको देख के वो अपने आप को इमिटेट करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पहले वाला राजा अगर ये करके गया है, मेरे पहले वाला राजा इस प्रकार का साम्राज्य बना के गया है, तो मैं क्यों ना करूं सर, ठीक है ना। इफ माई किंग अर्लियर, है ना, समझे, मेरे से पहले ये करके गया तो मैं क्यों ना करूं सर, ओके। प्लान तो ये था कि ये सब कुछ करेगा सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। प्रॉब्लम ये हुई कि वो सोमनाथ तक पहुंच नहीं पाया। और गुजरात के अंदर की जब हम लोग बात करेंगे और उस पीरियड में सोलंकी डायनेस्टी की बात करेंगे, ये सोलंकी डायनेस्टी के अंदर एक राजा हुआ करते थे भीमदेव टू। ये भीमदेव टू की मदर हुआ करती थी, जो उस पीरियड में गुजरात की क्वीन थी। इन्होंने कहा कि आण दो गोरी को आण दो गोरी को, क्या नाम था, नायिका देवी सर, नाम याद रखेगा सर, ओके। ये नायिका देवी करके क्वीन जो थी, इन्होंने घोरी को 1178 के अंदर घेर दिया, और ऐसी जगह पे घेरा
जहां घोरी पानी पीने लायक भी नहीं बचा था सर। ओके, ये जगह थी अरवल्ली की पहाड़ियां। ये जगह थी अरवल्ली की पहाड़ियां। अब अरवल्ली की पहाड़ियों की कहानी इंपॉर्टेंस क्या है सर, ठीक है। तो वी विल सी कि एक जगह है माउंट आबू के पास जिसका नाम है कयाद्रा, है ना, समझे। ये कयाद्रा इज नियर माउंट आबू। माउंट आबू अगर आपको पता होगा तो गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर में है। आज की तारीख में राजस्थान का हिल स्टेशन है। लोग गुजरात से और बहुत सारे टूरिस्ट लोग जाते हैं माउंट आबू में। और अरवली की मेन बेसिकली वैली है जहां से अरवली का ओरिजिन हो रहा है सर। ओके, वहां घने जंगल, घनी पहाड़ियां, और वहां पे ये सेंट्रल एशिया से आया हुआ एक व्यक्ति अपनी सेना लेके, फौज लेके गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहा है। नायिका देवी ने ऐसी जगह के ऊपर एक आक्रमणकारी को रोका जहां घोरी को पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा गया था। जो गज के मारा, जो रच के मारा, सटाक सटाक करके घोरी को मार पड़ी। तो घोरी को समझ में आ गया था कि बेटा, हम गलत रास्ते के ऊपर आ चुके हैं। वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक एंड वी आर ऑन द रॉन्ग फुट होल्ड। जहां हम गुजरात के ऊपर घुसने की कोशिश कर रहे हैं वाया द माउंटेन वैली ऑफ अरवली, विच इज क्वाइट वेरी डिफिकल्ट। आप देखिए, मिलिट्री वॉरफेयर के अंदर पहाड़ों में लड़ाई करना बहुत टफ होता है। उसमें भी आप जब फॉरेनर होते हो, आपको वैली के रास्ते नहीं पता है तो क्या हालत होगी। हल्दी घाटी में जरा पूछिए मुगलों की हाल क्या हुई थी सर। ओके, तो यू विल कम टू नो कि महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के बाद की कहानी अगर आप समझोगे तो हमें पता चल रहा है कि महाराणा प्रताप और ओवरऑल जो मेवाड़ी, बेसिकली जो राजस्थान के राजपूताना डायनेस्टीज के जो किंग्स थे और सोल्जर्स थे, वो मुगलों को पानी पानी कर दिया था। उसके पीछे का कारण ही ये था क्योंकि ये वैली के एरियाज है, ये वादियों के विस्तार है। ये वादी के विस्तार की खासियत ये होती है कि स्थानिक राजाओं को एक अपर हैंड होगा, उसको पता है कि कहाँ-कहाँ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करना है। और दुश्मन आएगा तो ऊपर से सीधा हेडशॉट लगेगा, पट से हेडशॉट लगेगा। एक तीर मारेंगे, यहाँ से निकल के पीछे चला जाएगा सर। ओके, और वही स्थिति घोरी के साथ हुई। घोरी आया तो सही, पर घोरी को रास्ता नहीं पता था। घोरी को आने जाने की मूवमेंट नहीं पता थी। अरवली की इतनी घनी आपकी जंगल के विस्तार है। अगर आप जाओगे कभी माउंट आबू और उसके आजू-बाजू वाले विस्तार में, ये आज की तारीख में भी आपको फॉरेस्ट एरियाज देखने को मिलेंगे। मैं आपको आज से 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, करीबन 950 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हो कि कितने पुराना ये विस्तार है और वहाँ कितने घने जंगल होंगे और कितनी घनी पहाड़ियाँ होगी सर। ओके, तो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट एंड माउंटेन रेंजेस, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आपको मिलेंगे सर, इंडिया के अंदर से भी। और वहां पे ये घोरी की सेना फंस गई, और जो फंसी है और नायिका देवी ने लपक लपक के मारा, जो लपक लपक के मारा सर। ओके, तो घोरी को समझ में आया कि जल्दी वहां से हटो, हम यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं सर। ओके, कैमरा होता तो किसी ने कहा होता कि कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। खैर, इट वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम, बट घोरी को जल्दी वहां से हटना पड़ा। 1178 में घोरी ने पहला आक्रमण किया सर। ओके, और उसने आक्रमण किया गुजरात की तरफ क्योंकि वो चाहता था कि मैं मोहम्मद गजनी को रिवाइव करूं। मैं गजनी ने किया है वो करूं सर। ओके, बट दैट कुड नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ अ वेरी ब्रेव क्वीन कॉल्ड एस नायिका देवी। नाम याद रखेगा, पीटी के अंदर से नाम आ सकता है, बैटल ऑफ कयादरा के ऊपर से सवाल आ सकता है आपको सर। ओके, ये सब प्रीलिम्स के अंदर आने की शक्यता है। बाकी आप इसको निबंध के अंदर भी यूज कर सकते हो। बाय द वे, हिस्ट्री को आप ऐसा पढ़िए कि आपको ऐसे में भी हेल्पफुल हो सर, ठीक है। और ऐसे में हेल्पफुल इसके लिए हो क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को देखने की कोशिश करिए तो वी विल कम टू नो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिस्ट्री में बहुत सारे वी विल सी कि इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, बहुत सारे एंटीसीडेंट्स हुए हैं वेयर वी विल डेफिनेटली सी कि रिपीट होती रही है घटनाएं, मिस्टेक्स रिपीट होती रही है सर। ओके, घोरी को कयादरा में मार पड़ा 1178 के अंदर। घोरी को कयादरा में मार पड़ा। घोरी समझ में आ गया कि भाई मैं गलत जगह के ऊपर आया। ही रिट्रीटेड बैक सर, है ना। तो उसने रिट्रीट किया आफ्टर दिस कयादरा सर, है ना। तो कयादरा की घटना के बाद एंड आफ्टर द बैटल ऑफ कयादरा वी विल कम टू नो कि घोरी वापिस चला गया और घोरी ने कहा कि भाई मेरी जबान टूट गई थी, मैं गलत जगह के ऊपर आ गया सर, ठीक है। अब देखिए, ये हारा हुआ राजा सर। ओके, कयादरा में उसकी हार हो गई और हार होने के कारण घोरी बड़ा नाराज। घोरी का सपना था कि मैं गुजरात जीत के गुजरात से जो पैसा कमाऊंगा, जो आर्मी को मोबिलाइज करूंगा, रिसोर्सेज को रीडेवलप करूंगा और फिर उत्तर भारत के ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करूंगा। सो द प्लान वाज सच बाय घोरी that he wanted to make sure कि after winning over North India or after winning over Gujarat, he'll use the resources and money to win over the rest of India. So that could not take possible.
अब घोरी प्लान कर रहा है कि यार गुजरात तो जीत नहीं पाया मैं कायदरा के अंदर। फिर घोरी का ध्यान गया कि अफगानिस्तान से नीचे अगर आप देखोगे भारत का एंट्री पॉइंट था पंजाब, और पंजाब जीतोगे तो बहुत सारे विस्तार आप जीत सकते हो। देन गोरी रियलाइज दिस पार्ट कि इफ आई एम नॉट एबल टू एंटर इनटू गुजरात दैट्स ऑल राइट, व्हाट इफ आई कंसोलिडेट ओवर द रीजन ऑफ पंजाब। क्योंकि पंजाब में गजनवी वंश था ज्यादातर विस्तार में, वो पुराने गजनी शासक थे, उनकी सत्ता पलटा देते हैं और वहां से पंजाब की तरफ आएंगे और पंजाब से दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, दिल्ली से कन्नौज जाएंगे, कन्नौज भी बहुत ही रिच एरिया था मैंने आपको बताया। तो घोरी हैड अ वेरी क्लियर कट आइडिया एंड डायमेंशन इन हिज माइंड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ भी ऐसा सर, ठीक है। घोरी ने प्लान किया कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैं गुजरात तो जीत नहीं पाया, नॉट एबल टू विन ओवर गुजरात, बट व्हाट अदर थिंग आई कैन डू, आई कैन विन ओवर द रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड पंजाब। अब पंजाब में वो घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम के अंदर चौहान डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी जो अजमेर से लेके दिल्ली तक रूल कर रहे थे। और चौहान डायनेस्टी के अंदर आपको एक राजा देखने को मिल रहे हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि इनको समझना ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी जरूरी है और इनको समझना हिस्टोरिकल या मैं कहूंगा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है। पृथ्वीराज चौहान उस दौर में ऑलमोस्ट उत्तर इंडिया के बहुत सारे राजाओं के साथ संघर्ष कर चुके थे। सो ही हैड ऑलरेडी फॉट अगेंस्ट मेनी किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। उनकी संघर्ष चंडेलों के साथ हुई थी, उनकी संघर्ष तोमरों के साथ हुई थी, उनकी संघर्ष कन्नौज में बैठे गढ़वालों के साथ भी हुई थी या गढ़ावालास के साथ। मैं गढ़वाल से गढ़ावालास क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनमें से एक राजा थे जयचंद, अगर आपको नाम सुना होगा। ये वही जयचंद है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पृथ्वीराज चौहान की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके बताने की कोशिश करेंगे घोरी को। आगे पढ़ेंगे जयचंद के बारे में, चिंता मत करिए सर, ओके। और हुआ ये कि घोरी ने जब आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। इन दोनों के बीच में एक एरिया को लेकर संघर्ष चल रहा था, पंजाब। अब दिल्ली के राजा पंजाब के प्रति क्यों इतना चिंतित थे? पृथ्वीराज चौहान जो मूल तरह से राजा थे अजमेर के, है ना, क्योंकि चौहान डायनेस्टी की जो सीट थी, जो कैपिटल था, वो अजमेर था। अजय मेरू, अजय पाल करके एक राजा थे चौहान डायनेस्टी में, अजय मेरू कहते हैं। अजय मेरू बेसिकली अजमेर का ही पुराना नाम है सर, ओके, है ना, समझे। और अजमेर वाज टू बी द इंपीरियल कैपिटल सर, गेटिंग ऑफ, ओके, चौहानों का। अब आप समझिए कि चौहान वंश या चहमनास कहते हैं, बाय द वे हिस्ट्री के अंदर आप किताब में देखोगे तो यू विल फाइंड द वर्ड कॉल्ड एज चहमनास। चहमनास या चौहान बोथ आर वन, गेटिंग ऑफ, ओके। आपको कभी कभी यूपीएससी ना कीवर्ड पूछ देता है, तो कीवर्ड सेंट्रिक आपको कहानी पता होनी चाहिए सर, ठीक है। चहमनास और चौहान बोथ आर वन ओनली सर, ओके। अब आप देखिए कि अजय मेरू के शासक दिल्ली तक पहुंच गए, और दिल्ली तक पहुंचे, उन्होंने तोमरों को अपने अंडर में लिया। पृथ्वीराज चौहान बेसिकली तोमर डायनेस्टी को सब्सिट्यूट कर देते हैं, और सब्सिट्यूट करने के बाद कंट्रोल करके बैठे हैं। अब उनकी संघर्ष पंजाब को लेके क्यों चल रही थी? क्योंकि भारतीय इतिहास में एक चीज बड़ी क्लियर है कि जिस दिन पंजाब टूटता है, सुनिए मेरी बात, जिस दिन पंजाब टूटता है उस दिन याद रखना कि दिल्ली भी टूटता है। द गेटवे टू दिल्ली इज वाया पंजाब। द डे पंजाब फॉल्स डाउन, याद रखना दिल्ली भी टूटेगा। दिल्ली के कोई भी शासक या दिल्ली के अंदर बैठा हुआ कोई भी राजा ये चीज के ऊपर बहुत ध्यान रखेगा ऐतिहासिक रूप में कि पंजाब को कुछ ना होने दे। दे हैव टू मेक श्योर दैट पंजाब हैज टू बी सेफगार्डेड एट एनी कॉस्ट। क्योंकि द डे पंजाब विल फॉल, द डे पंजाब विल फॉल, ऑटोमेटिकली दिल्ली के ऊपर उसकी आफत आएगी, क्योंकि पंजाब इज द बफर पॉइंट बिटवीन द सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया टूवर्ड्स द दिल्ली। एक बफर जोन है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। गजनी जो डायनेस्टी के राजा थे, मोहम्मद गजनी और उसके बाद वाले जो राजा आपको देखने को मिलेंगे, उन सब ने पंजाब जीता हुआ था, और उनके पंजाब जीतने के कारण वो कंटिन्यूअसली भारत में अटैक करते रहे। मैंने आपको बताया सर, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए कि उनके पंजाब जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब को रेस्ट करने की कोशिश की और कहा कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा पंजाब को, क्योंकि मुझे पता है कि पंजाब मेरी दिल्ली और राजस्थान की गद्दी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको कोई विदेशी राजा पकड़ के बैठा है, उसका मतलब यह है कि दूसरे दिन मेरे घर पे आएंगे, एंड आई कैन नॉट अलाउ दिस पार्ट। तो एक विस्तार है जिसका नाम है भटिंडा, या उसको उस पीरियड में कहते थे ताराभिंड। क्या कहते थे? ताराभिंड। आज की तारीख में हम लोग क्या देखते हैं?
उसको कहते हैं भटिंडा। क्या कहते हैं सर? भटिंडा। पंजाब के अंदर ही है ना आया हुआ सर। ओके, ये भटिंडा वॉज द कंफ्लिक्टिंग जोन बिटवीन द अफगान रूलर्स एंड इंडियन रूलर्स। ये एक ऐसा विस्तार है जो भारतीय शासकों के लिए और अफगान शासकों के लिए कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट था कि ये जो जीतेगा वो एंट्री करेगा। जिसने भटिंडा जीता, जिसने भटिंडा जीता उसने एंट्री कर दी भारत में। मतलब पिक्चर क्लियर है। अब आप देखिए, आप समझने की कोशिश करिए कि इसको बचाने के लिए पृथ्वीराज चौहान लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे। और इस दृष्टिकोण से हमें देखने को मिलता है कि जब 1191 या 1178 के अंदर मोहम्मद घोरी को मार पड़ी गुजरात में, तो मोहम्मद घोरी ने एक ही फोकस किया, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, है ना। और कैमरामैन ने फोकस किया पंजाब के ऊपर कि भाई इसको जीत दो, इसको जीतेंगे हम दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे पूरा नॉर्थ इंडिया जीतेंगे, राजस्थान, कन्नौज, सेंट्रल इंडिया, इन सबके ऊपर हमारा दबदबा एस्टेब्लिश होगा और हम अपनी नई डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे। अब आप समझने की कोशिश करिए कि मोहम्मद घोरी जो प्लान लेके बैठा हुआ है, पंजाब को जीतने की कोशिश कर रहा है और पंजाब को मतलब है ना डोमिनेट करने का उसका जो सपना है, क्या आपको लगता है कि पृथ्वीराज चौहान उसको एक्सेप्ट करेंगे? कदाई नहीं। घोरी ने गुजरात घुमाया था, घोरी को ये चीज समझ में आ गई थी कि वो गलती पंजाब में ना की जाए। उसने पंजाब को कंसोलिडेट करने की कोशिश की और कंसोलिडेट करते 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 मोहम्मद घोरी पहुंच गया भटिंडा, या इसी को हम लोग कहते हैं ताराभिंड। ये मोहम्मद घोरी भटिंडा या ताराभिंड जैसे पहुंचा, पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आ जाओ हम देख लेते हैं। और यहां से ही शुरू होती है भटिंडा को लेके कॉन्फ्लिक्ट। और यही कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं द बैटल ऑफ तरेन। 1191 तक आते आते मोहम्मद घोरी ने पंजाब को कंसोलिडेट किया, भटिंडा को जीतने की कोशिश की। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं तुम्हें ये नहीं जीतने दूंगा, मैं तुम्हें ये नहीं जीतने दूंगा, आई विल नॉट अलाउ यू टू विन, एंड दिस इज हाउ वी विल सी भटिंडा को लेके और भटिंडा का राजा कौन और पंजाब का राजा कौन, इसके संघर्ष में एक संघर्ष होती है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ तरेन। ये तरेन की लड़ाई हुई थी 1191 के अंदर। ये लड़ाई करनाल के पास लड़ी गई थी, आज के हरियाणा में। आपको पता होगा तरेन बेसिकली ये मूलतः से करनाल के पास वाला रीजन है। मूल लड़ाई किसकी थी? पंजाब की थी। पर पंजाब को कंसोलिडेट करते 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 मोहम्मद घोरी हरियाणा की तरफ आ चुका है और पृथ्वीराज चौहान को ये चीज समझ में आ गई थी कि अब दुश्मन को नहीं रोका तो अब कहां रोकेंगे। आप देखिए, यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था कि दुनिया के इतिहास में या भारतीय इतिहास में क्यों पानीपत के अंदर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। तो इफ यू आर एबल टू रिकॉल दिस क्वेश्चन, यूपीएससी हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन कि व्हाई पानीपत बिकेम द फोकस पॉइंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। वैसे ही मैं आपको पूछता हूं कि व्हाई तरेन बिकेम द फोकस पॉइंट इन द अर्ली मिडिवल इंडिया when in 1191 and again in 1192 the two battles were fought between पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। आप समझने की कोशिश करिए कि ये क्या था सर, ठीक है ना, समझे। उसके पीछे का कारण आप समझिए सर, है ना। मैं आऊंगा पानीपत के ऊपर, चिंता मत करिए, विल बी डूइंग दिस एनालिटिकली। ये चीज को हम लोग पानीपत के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, पर मिडिवल इंडिया में करेंगे। ये अभी ट्रांजिशन है ना, 1200 तक का ये जो पीरियड आया है सर। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन सर। ओके, तो पृथ्वीराज चौहान और घोरी के साथ हम लोग जब देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू पृथ्वीराज चौहान एंड घोरी, एक चीज हमको समझ में आ रही है कि पृथ्वीराज चौहान को समझ में आ गया था कि ये तो हरियाणा तक आ गए, भटिंडा के मुद्दे को लेके पंजाब क्रॉस करके ये हरियाणा में आया, हरियाणा में अब नहीं रोकूंगा तो ये दिल्ली में आएगा, दिल्ली में जीतेगा तो फिर कल उठ के मेरे कैपिटल में आ जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा सर। ओके, इस दृष्टिकोण से वी विल सी कि करनाल के पास ये तरेन का मैदान था, वहां पे लड़ाई हुई। ये लड़ाई में 1191 में मोहम्मद घोरी फिर हार गया। घोरी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए साहब, यू अंडरस्टैंड द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मोहम्मद घोरी सर। ओके, ये भाई साहब 1191 में आया, इसके पहले मैंने आपको बताया था 1178 में गुजरात में हारा था, माउंट आबू कयादरा में। कयादरा में भी इसकी मार पड़ी थी सर, ठीक है ना, समझे। तो घोरी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं था साहब। हिज ट्रैक रिकॉर्ड वाज नॉट करेक्ट और इट वाज नॉट, आई वुड से, ऑन द विक्टोरियस साइड। मतलब वो जीतने लायक था वैसा भी नहीं आपको मिलेगा सर। ओके, अब आप स्थिति समझने की कोशिश करिए सर, है ना। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन सर। ओके, इवन इन कयादरा ही लॉस्ट, इन ही लॉस्ट मिजरेबली। आफ्टर कयादरा ही कंसोलिडेटेड ओवर पंजाब
पंजाब में कंसोलिडेट करते करते ये करनाल के पास आया। पृथ्वीराज चौहान ने इसको तरेन में रोका और फिर पीटा। बोले भागो यहां से, आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर ओवर दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया। गोरी बौखला गया। इतनी खराब परिस्थिति में वो हार के भागा था कि बात मत करिए सर, ठीक है। इतनी खराब परिस्थिति में वो हार के भागा था कि बात मत करिए। ये तो पृथ्वीराज चौहान की भलमनसाही थी, उनका उदारीवाद था, एक प्रकार की लिबरल पॉलिसीज पृथ्वीराज चौहान ने अपनाई थी और उनको एक क्षमा माफी करते हुए कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, तुम दूसरी बार मत आना यहाँ पे। गोरी बौखला गया, अपने मिलिट्री कमांडर्स को पनिश करता है, अफगानिस्तान जाके सबको राउंडिंग करता है। बोले गजब बेइज्जती है, आपने हमारे साथ, हम लड़ने गए 10,000 लड़ाकों के साथ, कहीं के नहीं छोड़े हमको। और इन परिस्थिति में घोरी बौखलाते हुए 1 साल के बाद फिर से आया 1192 में। 1192 में पृथ्वीराज चौहान और घोरी के बीच में फिर लड़ाई हुई। पृथ्वीराज चौहान न्यूमेरिकली आगे थे, पृथ्वीराज चौहान के पास फोर्सेस भी ठीक ठाक थी। 1 साल पहले उन्होंने घोरी को हरा दिया है, तो इट इज बट ऑब्वियस कि पृथ्वीराज चौहान के पास एक मोरल अपर हैंड भी था, है ना। मोरल अपर हैंड होने का मतलब यह है कि पृथ्वीराज चौहान न्यू कि अब वो कैसे डिफीट कर सकते हैं। अब आप समझिए कि पृथ्वीराज चौहान जिस तरह से संघर्ष कर रहे थे गोरी के सामने, इट वॉज बट ऑब्वियस कि गोरी हैड टू लूज, गोरी हैड टू लूज। बट देन इतिहास को कभी कभी कुछ चीजें पसंद नहीं आती हैं। हिस्ट्री मैनी अ टाइम डजंट लाइक सर्टेन थिंग्स, और उनमें से एक चीज आपको ये भी देखने को मिलेगी, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू, आई वुड से, द रोल ऑफ द ट्रेटर्स। ट्रेटर्स का मतलब है कि ऐसे पर्सनालिटीज, ऐसे लोग जिन्हों ऐतिहासिक रूप से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो कभी कभी अपनों को ही लुटाने में भारियों की मदद की सर, है ना। किसी शायर ने कहा है कि हमें तो अपनों ने ही मार, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था सर, है ना। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था सर। ओके, कि वी वर लूटेड एंड वी वर बैकस्टेप बाय आवर ओन पीपल, और हमारी स्थिति भी ऐसी रही। पृथ्वीराज चौहान जब 1191 के अंदर घोरी के सामने लड़ रहे थे तो इनके सपोर्ट में काफी सारे राजा लोग खड़े भी हुए थे, कुछ लोग नहीं भी थे, आऊंगा मैं आगे आगे क्लासेस के अंदर। 1192 में जब तरेन की सेकंड बैटल हुई, व्हेन द फर्स्ट बैटल टुक प्लेस इन 1191, घोरी वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान, एंड अगेन इन 1192 व्हेन द सेकंड बैटल ऑफ तरेन टुक प्लेस, जब तरेन की दूसरी बैटल हुई, जब तरेन को लेके दूसरी संघर्ष हुई, ये दूसरी बैटल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि पृथ्वीराज चौहान के सामने उनके ही लोग खड़े हो गए, और खड़ा हुआ था कन्नौज का एक राजा जिसका नाम था जयचंद, गद्दार। बहुत लोग इतिहास में इनको नाम याद रखते हैं, जयचंद या जयचंद्र करके एक राजा थे। क्या नाम था, जयचंद या जयचंद्र। और ये जो जयचंद हुआ करते थे, इन्होंने घोरी को जाके पृथ्वीराज चौहान की वीकनेस बता दी, घोरी को जाके पृथ्वीराज चौहान की वीकनेस बता दी थी कि इनकी आर्मी के सेटलमेंट में ये है, इस तरह की फॉर्मेशन से यहां से आप अटैक करोगे तो आपको डेफिनेटली इसका लाभ होगा, यू विल बी एट द एडवांटेज। और हुआ भी ऐसा सर, इट हैपेंड इन द सेम वे। और जयचंद की गद्दारी के कारण वी विल कम टू नो कि पृथ्वीराज चौहान की जो बनी बनाई पूरी की पूरी गेम थी, जहां वो घोरी को डिफीट करने की कंडीशन के ऊपर आए थे, उसमें पूरी की पूरी गेम पलटा दी। और 1192 के अंदर मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, अपने ही लोगों की एम्बिशंस, अपने ही लोगों की पॉलिटिकल, मैं कहूंगा टसल, या अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण। और इतिहास फिर से अपने आप को दोहराता है। मैंने आपको कहा था ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ सर, है ना, समझे। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, है ना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक निबंध बताया था, ये यूपीएससी ने 2021 के निबंध में पूछा था। इन 2021 यूपीएससी ने ये पूछा था, ये पूछा इसी के लिए था क्योंकि हिस्ट्री में हमको बहुत उदाहरण मिले, ऐसे उदाहरण मिले जो हम सोच नहीं सकते हैं कि वहां कंटिन्यूसली रिपीटेशन मिलता है। और इतना रिपीटेशन मिला, इतना रिपीटेशन मिला, जहां जयचंद, मीर जाफर, रघुनाथ राव, लाल सिंह, तेजा सिंह, ये सब नाम मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे या ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो हमें हर बार देखने को मिल रहा है कि अंग्रेजों को मदद करने के लिए भारत के ही लोग अपने ही
राजाओं को हराने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनके खुद के सपने थे, उनकी खुद की एम्बिशंस थी, उनकी खुद की इंटरनल स्ट्रगल हुआ करती थी। और यहाँ पे भी यही हुआ। जब घोरी ने सेकंड बैटल ऑफ तरेन लड़ी, पृथ्वीराज चौहान को बहुत ही सरप्राइज लगा कि इसको हमारी आर्मी की फॉर्मेशन से लेके बाकी सारी चीजें कैसे पता चली। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम पूरी तरह से गेम पलट गई, पृथ्वीराज चौहान हार गए और घोरी को फ्री हैंड मिला। घोरी इसके बाद आप समझने की कोशिश करिए कि सक्सेसफुल हुआ, और सक्सेसफुल ऐसे हुआ कि जो घोरी भारत के अंदर 3 लड़ाइयों में से 2 लड़ाई हार चुका था, उसको एक व्यक्ति के गद्दारी के कारण हमें देखने को मिलता है कि सक्सेस मिला। आप देखिए कि घोरी, वी विल सी कि 1178 के अंदर गुजरात में कयादरा में हार चुका है। उसके बाद आप समझने की कोशिश करिए तो मोहम्मद घोरी ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब 1191 हुआ और तरेन की जब पहली लड़ाई लड़ी गई तो उसमें भी हार चुका था, ही हैड ऑलरेडी लॉस्ट। बट 1192 के अंदर जब तरेन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई तो वो जीत गया। वो जीतने के बाद ग्रेजुअली यही घोरी 1194 के अंदर कन्नौज के ऊपर आक्रमण करता है, ही अटैक्ड ओवर कन्नौज। और जयचंद जो कन्नौज का राजा था, जिसने घोरी की मदद की थी, हु हैड हेल्प्ड मोहम्मद घोरी टू विन ओवर पृथ्वीराज चौहान, घोरी उसको भी खत्म करेगा। जयचंद को अपने कर्मों की सजा मिली। प्रॉब्लम यह हुआ कि मोहम्मद घोरी 1194 के बाद, 1194 के बाद भारत के अंदर एक तुर्किश रूल की शुरुआत करेगा। मैं क्यों तुर्किश रूल के बारे में बता रहा हूं, उसके पीछे का कारण है क्योंकि मोहम्मद घोरी था जिसके 2 सेनापति भारत की तरफ आए। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसके कार्यकाल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उसने भारत के अंदर अपनी डायनेस्टी की शुरुआत की और करीबन 1206 तक आते आते वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा। और ये घोरी का एक और सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी, वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1194 से लेके करीबन 1200 तक आते आते भारत के ईस्टर्न एरियाज में अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करके बिहार बंगाल को भी जीत लेगा। और यहां से ही भारतीय इतिहास बदला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की और यहां से ही दिल्ली के सुल्तान की आगमन की शुरुआत हुई। अब ये आगे क्या हुआ, इसके अंदर की जो कहानी है और दिल्ली के सुल्तान की कहानी को आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा और बताऊंगा कि वाई घोरी वॉन एंड वाई द राजपूत्स लॉस्ट। राजपूत डायनेस्टी क्यों हारती है, इतने प्रोमिनेंट नहीं थे या इनकी खुद की इंटरनल वीकनेसेस के कारण ये हारते हैं, इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। बट आज के क्लास के अंदर ब्रेक लेते हैं। मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं कि आप जुड़िए हमारे साथ अन अकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। बहुत डिटेल्ड वे के अंदर मैं आपको हिस्ट्री को पढ़ाऊंगा और मैं इतना ध्यान रखूंगा कि हिस्ट्री में आपका स्ट्राइक रेट 80 to 90% रहे। अगर 20 सवाल आ रहे हैं तो आप नहीं करके 16 से 17 सवाल टिक करके आए करेक्ट के साथ। आपको जीएस के पेपर में पीटी पास करने के लिए आज के दौर में 90 मार्क चाहिए होते, उसमें से हिस्ट्री में से 30 मार्क ला सकते हैं हम लोग। आपका 1/3 तो खाली हिस्ट्री कवर कर सकता है अगर आपने सिग्निफिकेंटली और फोकस रखते हुए आपने सब्जेक्ट को अप्रोच किया। इंटेंशन मेरा ये है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तमिलनाडु बोर्ड से इतना डिटेल में पढ़िए, और भी डेप्थ में जाना पड़ेगा उसके लिए आप हमारे लाइव क्लासेस में आइए, वरना सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोड को जरूर से यूज करिएगा जहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इफ यू ज्वाइन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन, और आपको बहुत ही लाभ मिलेगा सर। ओके, हमारे यहाँ बहुत सारी ऑफर्स चलती रहती है, ये कोड हमेशा याद रखना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसी के थ्रू मिलता रहेगा। और अगर आपको कोई और क्वेरी है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर and you can use this code for the subscription। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट डालते रहिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।